स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास का गिना चुना दुनिया में अगर टॉप 10 का लिस्ट निकाला जाए कुछ फेमस मिलिट्री जनरल का, उस टॉप 10 का लिस्ट में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आएगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक फेमस मिलिट्री जनरल जिसने फ्रांस को तरक्की पे ले गया। फ्रांस में जब कई सदियों से अमन शांति नहीं था, लोग गरीबी की हालत में थे, लोग परेशान आगे से वॉर से, तो लोगों को अमन शांति का तरफ ले गया और फ्रांस को एक ऊंचाई पर ले गया। तो आज उस नेपोलियन के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे करके क्यों फ्रांस में नेपोलियन को लोग इज्जत से देखते हैं और फ्रांस के लिए नेपोलियन ने क्या किया, वो सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का मैं 2 पार्ट लेकर आऊंगा। आज पहला पार्ट है और नेक्स्ट डे मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। तो ये 2 पार्ट में ये वीडियो होगा। टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम पीरियड है 1769 से लेकर 1821। ये इसका टाइम पीरियड रहा है और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये बहुत फेमस हो जाता है और इसे एक दुनिया का कुछ गिना चुना फेमस मिलिट्री जनरल्स में इसका भी नाम आता है। इसने रूल किया था फ्रांस को 1804 से लेकर 1814 तक। फिर उसे हटा दिया गया था, फिर उसे 1815 में फिर से उसे फ्रांस के गद्दी में बैठाया गया था। तो अर्ली लाइफ क्या था, उसका शुरुआती जिंदगी कैसा था, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट इसको बोला जाता है, कोई नेपोलियन बोनापार्ट बोलता है, जो भी हो। इससे नेपोलियन 1 भी कहा जाता था क्योंकि इसका एक बेटा होता है जिसे नेपोलियन 2 कहते थे लोग। देखिए, नेपोलियन 1, नेपोलियन 2, ये 1, 2 हम लोग अपना सुविधा का लेते थे। ऐसा ये नहीं कि उस टाइम उसका नाम नेपोलियन 2 था उसका लड़का का और इसका नाम नेपोलियन 1 था, ऐसा कुछ नहीं था। बस हम लोग अपना समझने के लिए 1 और 2, 3, 4 लगा देते हैं। इसका जन्म 15 अगस्त 1769 को होता है। इसका जन्म अजासिको, कॉर्सिका, एक आइलैंड होता है मेडिटेरियन सी में, फ्रांस का ही एक कॉलोनी होता है, वहीं पर इसका जन्म होता है। ये अपना माँ बाप का जो सेकेंड सर्वाइविंग चाइल्ड था और ये 14 बच्चा था, मतलब 4 बच्चा में इसका एक भाई से एक बड़ा भाई बचा था और 2 भाई मारा गया था। तो ये अपना फैमिली का सेकेंड सर्वाइविंग चाइल्ड था और 4था बच्चा था। इसका फादर एक लॉयर थे जिसका नाम था कार्लो बोनापार्ट और इसका माँ का नाम था लेटिजिया रेमोलिनो। इसका बड़ा भाई का नाम था जोसेफ। इसका जो छोटा भाई बहन थे उसका नाम था लुसियन, इलिजा, लुईस, पॉलिन, कैरोलिन, जेरोम। ये सब उसका छोटा भाई बहन लोग थे। नेपोलियन एक कैथोलिक बैप्टिज्म था। उसका फादर जो था एक लॉयर था और किंग लुई 16 जो उस टाइम में फ्रांस में रूल करता था, उसका कोर्ट में ये लॉयर था उसका बाप, यानी कि सरकारी आदमी था। लेकिन नेपोलियन को आगे बढ़ाने में, नेपोलियन को मजबूत बनाने में किसका हाथ था? उसकी माँ का हाथ था। क्योंकि नेपोलियन एक छोटा सा 5 फुट 2 इंच का लड़का था। लोग मजाक बनाते थे, जब ये मिलिट्री स्कूल में भी गया तो लोग उसका मजाक बनाते थे क्योंकि आपको पता ही है यूरोपियन लोग का हाइट 5 फुट 8, 10, 12 इंच होता है, 6 फुट तक हाइट होता है। तो नॉर्मल जो हाइट भी होता है वो 5 फुट 8, 9, 10 इंच होता है। और ये दूसरा चीज, ये मेनलैंड फ्रांस का बासिंदा भी नहीं था क्योंकि मैंने पहले बताया मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड है जिसका नाम था आपका जाकर कॉर्सिका, वहीं पर इसका जन्म हुआ था जो फ्रांस का ही एक कैप्चर किया हुआ जगह था। तो जब मेनलैंड यूरोप में पढ़ने के लिए आया तो इसका जो एसेंट था ये फ्रेंच एसेंट नहीं था। भले ये फ्रेंच बात बोलता था लेकिन इसका जो एसेंट था ये फॉरेनर लोग का था। तो लोग इसके लिए भी इसका मजाक बनाते थे, फिर इसका कम हाइट के लिए भी मजाक बनाते थे। तो ये समझ लीजिए इसको बहुत बचपन में इसे जिल्लत सहने पड़ा, बहुत लोग इसको मजाक बनाते थे। तो ये क्या करता था, दोस्ती यारी ज्यादा किया नहीं, ये जाके किताब पढ़ता था और अपना मिलिट्री स्किल प्रूफ करता था और इसका नतीजा भी इसके लिए बेनिफिट हुआ। तो ये बड़ा होकर फ्रांस को उस ऊंचाई पर लेके गया जो इसका दोस्त जो इसका मजाक बनाते थे उन लोग नहीं ले जा पाया। तो इतिहास किसको याद करता है? जो इसका दोस्त मजाक बना रहे थे, जिनको लगता था कि हम लोग ओरिजिनल फ्रेंच है, लेकिन उन लोग फ्रांस के लिए कुछ कर नहीं पाए। असल जो काम किया वो नेपोलियन किया, फ्रांस को ऊंचाई में ले जाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, नेपोलियन अपने स्कूलिंग मेनलैंड फ्रांस में करता है क्योंकि वो जहाँ पर रहता था वहाँ पर कोई अच्छा स्कूल नहीं था। वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई करता है और 1785 में वो मिलिट्री जो एकेडमी होता है उससे ग्रेजुएट हो जाता है और उसे सेकेंड लेफ्टिनेंट का औहदा मिलता है आर्टिलरी डिटैचमेंट में। फ्रेंच आर्मी में उसे आर्टिलरी डिटैचमेंट में उसे पोजीशन मिल जाता है। और ये वो दौर है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन छाया हुआ था और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में ब्रोक आउट हुआ तब वो आर्मी में नहीं था, वो लीव में था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो जाता है, जब मोनार्की को हटा दिया जाता है, तब जो ये नेपोलियन होता है ये तो समझ लीजिए कि असल में गवर्नमेंट का ही आदमी होता है क्योंकि ये फ्रेंच आर्मी में था। लेकिन जब मोनार्की हटा दिया जाता है तो ज्यादातर जो आर्मी पर्सनल थे वो क्या हो जाते हैं, रेवोल्यूशनरी लोग का साथ में हो जाते। तो उसी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट ने भी देखा कि अभी बेनिफिट किसका साथ रहना है, गवर्नमेंट का साथ रहने में बेनिफिट नहीं है क्योंकि मोनार्की खत्म हो चुका है। लोग आर्मी को पकड़ पकड़ के मार रहे, जो भी आर्मी पर्सनल, जो भी राजा का वफादार है उसे लोग पकड़ पकड़ के मार रहे, गिलोटीन कर दिया
जा रहा है, लोगों को रास्ता में लाकर सर काट दिया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट काट दिया जा रहा है, लोगों को नंगा करके मारा जा रहा है। समझिए कि बहुत बेरहमी का माहौल चला हुआ था। तो जितना भी आर्मी पर्सनल थे वो लोग अपना जान बचाकर, जो ज्यादा लॉयल थे वो तो मरे, तो ज्यादातर लोग ने क्या किया, रेवोल्यूशनरी लोग का साथ हो गए। तो उसमें से नेपोलियन बोनापार्ट भी आपका जाकर रेवोल्यूशनरी लोग का साथ हो गया। और ये किसका साथ हो गया? जैकोबियन लोग का साथ हो गया। जैकोबियन का एक ब्रांच था कॉर्सिकन, उसका साथ हो गया। अभी जैकोबियन कौन है? जब मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जैकोबियन कौन थे। अभी समझ लीजिए कि जैकोबियन लोग एक बहुत सारा वहां पर प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी था, बहुत सारा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, उसमें से एक ग्रुप था जैकोबियन, उसी का साथ ये हो गया। देखिए नेपोलियन का जो फैमिली था वो आपका जाकर मेडिटेरेनियन सी का जो आइलैंड था वहीं पर रहता था। मैंने जैसे बताया कॉर्सिका ही में रहता था। कॉर्सिका का जो गवर्नर था वो किसको सपोर्ट कर रहा था? मोनार्क को सपोर्ट कर रहा था कि मोनार्की स्टैब्लिश होना चाहिए। तो लेकिन जो नेपोलियन का फैमिली था, उसके फादर या उसके फैमिली मेंबर, उन लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि प्रो डेमोक्रेट थे। तो ये बात वहाँ का गवर्नर को पसंद नहीं आया और उन लोगों को एक्सपेल कर दिया, अब उस जगह से निकाल दिया। तो उसके माँ बाप भी क्या हो गए, फैमिली मेंबर भी मेनलैंड फ्रांस में आ गए। 1793 में उन लोग फ्रांस का मेनलैंड में आ जाते हैं। फिर से नेपोलियन एक एक्टिव मिलिट्री ड्यूटी में शामिल हो जाता है और यही जब फिर से मिलिट्री में ज्वाइन होता है तब नेपोलियन किसका कांटेक्ट में आता है? ऑगस्ट रॉबespierre का कांटेक्ट में आता है। रॉबर्ट ऑगस्टीन रॉबespierre ये कौन है? ये वही, ये क्या है? ये भाई है इनफेमस मैक्सिमिलियन रॉबespierre। आपको पता ही है, एक बदनाम शख्स जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबespierre, जिसका दौर को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है फ्रांस में, जिसने लोगों को रास्ता में निकाल के गिलोटीन कर दिया था। बाद में इसका भी गिलोटीन कर दिया गया था, तो इसका दौर को रेन ऑफ टेरर कहा गया। तो उसी का भाई था ऑगस्टीन रॉबespierre। तो नेपोलियन का दोस्ती हो गया ऑगस्टीन रॉबespierre के साथ। और ये जो दौर था ये एक अनार्की का दौर था, चारों तरफ वायलेंस हो रहा था, लोगों को निकाल के मारा जाता। जो भी रॉबespierre लोगों का खिलाफ बात बोलता था या जैकोबियन लोगों का खिलाफ बात बोलता था, उन लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो जब रॉबespierre ब्रदर्स लोग का खात्मा होता है, फॉल होता है, तो रॉबespierre ब्रदर्स को भी जुलाई 1794 में गिलोटीन कर दिया जाता है। अब नेपोलियन का बारी, नेपोलियन को भी लोग धर लेते, लेकिन नेपोलियन का लक अच्छा होता है कि उसे गिलोटीन नहीं किया जाता है। उसे क्या कर दिया था? उसे हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि ये रॉबespierre का साथ था, लेकिन उसका तकदीर अच्छा होता है, उसे गिलोटीन नहीं किया जाता है। तो उस दौर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, आसानी से इसे गिलोटीन कर दिया जा सकता था, लेकिन कुछ इतिहास रचना था इसलिए इसे गिलोटीन नहीं किया गया। लेकिन ये फिर से इसको इज्जत तब मिलता है जब ये एक सिविल वॉर को दबा देता है। एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के खिलाफ एक सरकार, जो मोनार्क होता है, वो एक ग्रुप को सपोर्ट करता है रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के खिलाफ की, ताकि देश में दोबारा से मोनार्क का रूल आ जाए। तो ये लड़ाई को दबाने में आपका जाकर नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये लड़ाई को हराने के बाद जब ये लड़ाई जीत जाता है, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को मदद करता है, तब उसे जनरल का पोस्ट मिल जाता है। अब वो लेफ्टिनेंट था, वो क्या हो गया? उसे जनरल का पोस्ट मिल जाता है, मिलिट्री जनरल का पोस्ट उसे मिल जाता है। अब हम लोग आते हैं कि नेपोलियन का कुछ अर्ली लाइफ में उसका शादी ब्याह देख लेते हैं कि वो किससे शादी किया नहीं किया। ठीक है, देखिए नेपोलियन सबसे पहले शादी करता है प्रिंसेस जोसेफिन डे बियोहर्नाइस से 1796 में। ये उसका पहला पत्नी भी होती है और ये सबसे ज्यादा प्यार भी इसी से करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे कोई भी उसका औलाद नहीं होता है। फिर वो दोबारा शादी करता है मैरी लुइसी से, ड्यूचेस ऑफ पार्मा से। फिर नेपोलियन 2 एक लौता उसका बच्चा होता है और बाद में यही राजा बनता है रोम का। तो इसका लाइफ में बहुत सी लड़की आती है, कभी इसका लाइफ के ऊपर भी मैं कुछ रोशनी डालूंगा कि कितना रंगीला टाइप का इंसान था, वो अलग विषय है। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसका ये सब औरतों का साथ संबंध था। उसका लड़का भी होता है जिसे नेपोलियन 2 कहा जाता है। बाद में वो रोम का एम्परर भी बनता है। देखिए जब नेपोलियन का राइज तब होता है जब पूरा तरीका से फ्रांस में मोनार्क जो अनार्की छाया हुआ रहता है, कोई भी एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट नहीं आता है, हर कोई आपस में लड़ते रहता है और जो भी गवर्नमेंट आता है वो जो अपना ओपोनेंट को खत्म करने लग जाता है। तो इस तरीका से एक अनार्की का माहौल छाया हुआ रहता है पूरा तरीका से फ्रांस में। लोग अच्छा नहीं लगता है, लोग परेशान रहते हैं। तो मोनार्की जाने के बाद फ्रांस में एक अनार्की का माहौल रहता है और लड़ाई फ्रांस सुन लिए कि एक सीरीज ऑफ बैटल में इन्वॉल्व रहता है इटली का साथ, जितने भी यूरोपियन कंट्री है उसके साथ। तो उसी में 1926 में एक लड़ाई होता है इटली का साथ। नेपोलियन वो फ्रेंच आर्मी को लीड करता है और नेपोलियन क्या करता है, विक्ट्री दिला देता है। और इस लड़ाई में इटली का साथ आपका जाकर ऑस्ट्रिया भी दे रहा था, तो ऑस्ट्रिया का बड़ा आर्मी को नेपोलियन हरा देता है। और एक ट्रीटी साइन होता है जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो। ये ट्रीटी साइन होता है फ्रांस और ऑस्ट्रिया का बीच में, और इसमें ऑस्ट्रिया समझ लीजिए कि अपर हैंड नहीं होता, फ्रांस का अपर हैंड होता है। फ्रांस को इस ट्रीटी के बाद बहुत सारा जमीन भी इसे मिलता
है। देखिए, रेन ऑफ टेरर का दौर खत्म होता है 1795 में। रेन ऑफ टेरर का दौर के बाद आता है डायरेक्टरी का दौर, जिसमें 5 लोगों का ग्रुप का एक मेंबर होता है, 5 लोगों का ग्रुप होता है। इन लोग क्या करते हैं, ये 5 लोग फ्रांस को रूल करते हैं, ठीक है। इसी दौरान नेपोलियन को ये डायरेक्टेड क्या करता है, एक आर्मी भेज देता है और बोलता है जाओ जाके ग्रेट ब्रिटेन से लड़ो, यानी कि इंग्लैंड से लड़ो। उन लोगों को पता था कि फ्रांस का नेवी उतना मजबूत नहीं है जितना रॉयल नेवी मजबूत है ब्रिटेन का। तो नेपोलियन ने क्या किया, डायरेक्ट रॉयल नेवी, जो ब्रिटेन का रॉयल नेवी था, उससे लड़ने के बजाय वो क्या किया, वो प्लानिंग किया कि मैं इजिप्ट में जाऊंगा। इजिप्ट से लड़ने के बाद, उस टाइम इजिप्ट जो था वो प्रोटेक्टोरेट था, किसका, ग्रेट ब्रिटेन का। तो वो ये सोचा कि मैं जाऊंगा इजिप्ट को कैप्चर करूंगा, वहां से सप्लाई लाइन कट कर दूंगा और ब्रिटेन का जो कॉलोनी है इंडिया, वहां पर भी मैं चढ़ाई कर दूंगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारा जो रूलर है वो ऑलरेडी ब्रिटेन का खिलाफ है। तो इससे क्या होगा, मैं पूरा तरीके से सप्लाई लाइन चोक कर दूंगा और एक ट्रेड एम्बार्गो लगा दूंगा, ताकि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो पूरा दुनिया से कट जाए, तब मैं आसानी से हराऊंगा। तो इसी चक्कर में वो क्या हो जाता है, इजिप्ट में अटैक कर देता है। इसी चक्कर में वो क्या करता है, ब्रिटिश को हराने के चक्कर में वो इजिप्ट पे अटैक कर देता है, ताकि इजिप्ट का थ्रू वो इंडिया में जा सके और पूरा तरीका से ब्रिटेन को हरा सके। तो 1798 में फ्रेंच आर्मी बैटल ऑफ पिरामिड जीत जाता है। जून का महीना होता है, बैटल ऑफ पिरामिड जीत जाता है। बैटल ऑफ पिरामिड जीतने के बाद फ्रांस को लगता है कि अब हम लोग इजिप्ट को कैप्चर कर लेंगे। बहुत दिन तक वहां पर वो लोग रहता भी है, लेकिन जून 1798 में लोग बैटल ऑफ पिरामिड जीतता है और सोचता है कि अब हम लोग इजिप्ट को पूरा तरीके से कैप्चर कर ली, अब हम लोग ब्रिटेन को हरा देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर होता है अगस्त महीना आता है। इस अगस्त महीना में होता है बैटल ऑफ नाइल। ये इस बैटल ऑफ नाइल में फ्रांस को मुंह खाने पड़ता है, क्योंकि इस वक्त आपका जाकर पूरा तरीका से ब्रिटिश नेवी जो होता है वो हरा देता है, किसे, फ्रेंच नेवी को। फिर नेपोलियन क्या करता है, एक और इन्वेजन लॉन्च करता है 1798 में सीरिया में। उस वक्त सीरिया जो था वो ओटोमन एम्पायर का अधीन था, लेकिन ये भी कैंपेन फेल हो जाता है, क्योंकि ओटोमन एम्पायर का साथ भी नेपोलियन का अच्छा बनता नहीं है। तो समझ लीजिए, मिडिल ईस्ट कैंपेन जो होता है, इजिप्शियन कैंपेन जो होता है, वो पूरा तरीका से नेपोलियन का फेलियर होता है। तो वो सोचता है कि अब तो ये जो टेक्निक था, ताकि इजिप्ट को कैप्चर करने के बाद इंडिया में जाऊंगा, इंडिया से ब्रिटेन को भगा दूंगा, पूरा तरीके से ब्लॉकेट कर दूंगा, ये टेक्निक फेल हो गया। अब वो जाता है फ्रांस। अब फ्रांस में ये दौर में और उथल पुथल मचा हुआ था। पूरा तरीका से फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो एकदम बर्बाद हो चुका था। लोग, ये जो डायरेक्टोरेट था, 5 लोगों का जो ग्रुप था जो फ्रांस को रूल कर रहा था, अब लोग ये चाह रहे थे कि ये डायरेक्टरी हट जाए, खत्म हो जाए। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एक अलायंस बनाया और ये डायरेक्टरी को क्या करने का कोशिश किया कि मिलिट्री कू, मतलब तख्ता पलट करने का कोशिश किया। और इस तख्ता पलट में आपका जाकर नेपोलियन ने भी उन लोगों का साथ दिया। जब डायरेक्टरी खत्म हो जाता है 1799 में, तब एक 3 मेंबर का ग्रुप बनता है जिसे कॉन्सुलेट कहा जाता है। ये कॉन्सुलेट अब फ्रांस को रूल करेगा। पहले मोनार्की खत्म हुआ, फिर एक तो डेमोक्रेसी सरकार बनता है, जैकोबियन लोग का रूल आता है, फिर डायरेक्टरी आता है, अब आता है कॉन्सुलेट लोग का रूल, ठीक है। तो ये जब मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। अभी फिलहाल समझ लीजिए, अब 3 मेंबर के ग्रुप बनता है जिसे कहा जाता है कॉन्सुलेट। इस कॉन्सुलेट में नेपोलियन भी रहता है और नेपोलियन कॉन्सुलेट होता है, और ये फर्स्ट कॉन्सुलेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि 1800 में एक लड़ाई होता है, बैटल ऑफ मैरिंगो। जून का महीना में लड़ाई होता है, 1800 का साल 1800 में ये लड़ाई होता है, बैटल ऑफ मैरिंगो। इस लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है फ्रांस। और किसका नेतृत्व में हराता है? नेपोलियन का नेतृत्व में हराता है। नेपोलियन ये बैटल को लीड करता है। तो इस बैटल को में जीतने के बाद फ्रांस का जो जज्बा होता है वो बढ़ जाता है। फ्रांस में लोग नेपोलियन का वाहवाही करना शुरू करते हैं, चारों तरफ नेपोलियन का आबाद होता है। तो नेपोलियन को ये कॉन्सुलेट में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाता है? नेपोलियन हो जाता है। तो अब नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा नेपोलियन कैसा करके फ्रांस का इम्पेरर बन जाता है, फिर उसने क्या क्या मिलिट्री कैंपेन किया, फिर उसका फॉल कैसा हुआ, फिर उसे कहां पर भेज दिया गया। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी तथ्य जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ज्यादा से लाइक, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।